अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 12 है, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ, अवामी कानून और निजी कानून। आज का जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 12 पे हम लोग शुरू करेंगे और इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि हमें पता चले कि जैसे पिछली क्लासेस में हमें ये मालूम हो गया है कि दीवानी फौजदारी के कानून क्या है और आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, उसके अलावा एडजेक्टिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, ज़ाब्ता कोड क्या है, ये सारी जानकारी हमें पिछले की क्लासेस में हो चुकी है। तो उसके आगे चलते हुए हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कानून की जो दो शाख है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ यानी अवामी कानून और निजी कानून। पब्लिक का मतलब अवाम, अवाम के लिए जो कानून बनेंगे, और अवाम और रियासत या हुकूमत के रिश्ते के जो ताल्लुकात हैं उसको डिटरमाइन जो करेगा, उसके जो माने वाजे करेगा, वो कानून होगा पब्लिक लॉ। उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जो निजी कानून यानी प्राइवेट लॉ है वो डिटरमाइन करता है दो शहरी या दो अफराद के बीच में जो कानून लागू होंगे वो। आपको जैसे मालूम है कि कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हिंदुस्तान के आईन में जो है पार्लियामेंट को दे रखी है, और तीन शाख है हमारे यहाँ जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, जमहूरियत के तीन स्तंभ, उसमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो या पिलर जो है उसमें हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो कानून बनाए और कानून साजी करे, और कानून साजी करने के बाद वो कानून की लागू करने के लिए जो दूसरी इंतज़ामिया है जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं यानी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, उसके ज़रिए उस कानून को लागू किया जाता है। लेकिन चाहे वो अवामी कानून हो या निजी कानून हो, दोनों कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है भारत के आईन या हिंदुस्तान के आईन में वो पार्लियामेंट की है। तो अगर कोई कानून अवाम और उसके रियासत के रिश्तों पे बात करेगा, ऐसे कानून को कहेंगे पब्लिक लॉ यानी अवामी कानून। और प्राइवेट लॉ वो लॉज होंगे या निजी कानून वो कानून होंगे जो दो लोगों के बीच में होगा, या एक आदमी, एक अफराद या एक कारपोरेशन, एक कंपनी के बीच में होगा। यानी दो इंडिविजुअल होना जरूरी है। मतलब वो कानून को लागू करने के लिए एक आर्टिफिशियल एंटिटी हो सकती है, मतलब जो जैसे एक कंपनी बनाते हैं तो कंपनी चार लोग मिलके एक कंपनी बना लेते हैं, या पार्टनरशिप बनाते हैं जिसमें जो है लोग एक दूसरे के प्रॉफिट को शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? वो दो लोग या तीन लोग मिल के आते हैं और आपस में भी मुआहदा करते हैं कि आज से हम जो है ये बिजनेस शुरू करने वाले हैं या यह व्यापार शुरू करने वाले हैं। तो इस तरीके के जो इंतजामिया करती है, कानून बनाती है पार्लियामेंट, उसको हम कहते हैं निजी कानून। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कानून का जो निज़ाम है, भारत में एक कानून का निज़ाम है। कानून के निज़ाम को आयद करने के लिए हमें कुछ कानूनों की ज़रूरत होती है। उसमें कई शाखें हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि दीवानी कानून और फौजदारी कानून। अब दीवानी कानून और फौजदारी कानून पब्लिक लॉ है या प्राइवेट लॉ है, वो इस चैप्टर में समझेंगे। क्या वो अवामी कानून है या वो निजी कानून है, उसको समझने की जो पूरी कोशिश होगी वो इस चैप्टर में होगी कि हम क्या समझे कि निजी कानून होगा दीवानी का, या फौजदारी जो है वो एक निजी कानून होगा। अब आपको ये मैंने पहले क्लास में बताया था कि जो दीवानी का कानून है, यानी किसी मुआहदे के पे अमल नहीं हुआ, जो मुआहदा बनाया गया उसकी कंडीशंस पे अमल नहीं हुआ, तो वो केस जो होगा वो सिविल डिस्प्यूट है, यानी वो एक दीवानी के कोर्ट में चलेगा, और उसके बेसिस पे हम जो है कार्रवाई शुरू करेंगे, दावा पेश करेंगे, और फिर जो है हम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे। ठीक, तो अब इसमें रियासत का क्या, हुकूमत का क्या काम आता है, ये हुकूमत का क्या कैरेक्टर है पूरे अवामी कानून में या निजी कानून में। तो आपको मैं बताऊं, जब कोई चोरी होगी तो चोरी करने के लिए एक व्यक्ति कंप्लेंट करेगा कि मेरी बाइक चोरी हो गई, रात को मैंने यहाँ खड़ी करी थी या पार्क करी थी और यहाँ से वो रात को गायब है। तो क्या होगा? पहला तो उसकी इंफॉर्मेशन थाने में दी जाएगी। अब जब थाने में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और सीसीटीवी फुटेज से आपको पता चल गया है कि ए जो है उसने गाड़ी की चोरी की है, ए ने गाड़ी की या बाइक की चोरी की है, तो आप जो है ए के खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर
यहां पे इसको रोकते हैं। आप समझिए कि कोई मुआहदे की गैर अमली हुई, मुआहदा था और मुआहदे के में जो है कहा गया कि हम ए को अपनी घड़ी 5,000 रुपए में बेचेंगे। बी ने मुआहदा किया कि हम ए को अपनी घड़ी 5,000 रुपए में बेचेंगे और 5 तारीख को ये घड़ी इस मुआहदे पे अमल होगा। 5 तारीख को वो घड़ी नहीं बेचता है तो क्या होगा? 5 तारीख को अगर उसने घड़ी नहीं बेची तो आप जो है जाके दावा पेश करेंगे अदालत में। लेकिन अगर कोई चोरी का मामला है, चोरी का मुकदमा है, तो अब आप इसमें ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट जाएंगे या आप जाएंगे थाने। थाने जब जाएंगे फौजदारी के मुकदमे में तो पुलिस जो है इस पे तफ्तीश करेगी। लेकिन जब दीवानी के मामले होंगे तो दीवानी के मामले में ऐसी तफ्तीश की जरूरत या नौयत पैदा नहीं होती है। दीवानी के मामले में तफ्तीश की नौयत पैदा नहीं होती है। जो दावा पेश करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो दावे को साबित करे। ठीक है, जैसे उसने ये कहा कि भाई 5 तारीख को मुआहदा हुआ, 5 तारीख को मुआहदे पे अमल होना था। अब उसने 5 तारीख को मुआहदे पे अमल नहीं किया तो वो दावा पेश करेगा कि फला तारीख को हमारे और ए बी के बीच में मुआहदा हुआ था और इसने इस पे अमल नहीं किया। अब जब इस पे अमल नहीं हुआ तो वो दावा पेश करेगा, दावे के साथ वो कुछ जो है एविडेंस लाएगा, सबूत लाएगा और सबूत अगर पुख्ता होंगे तो अदालत उसके पक्ष में फैसला देगी। ठीक, लेकिन अदालत अगर उसके जो दावे थे वो दावे निराधार हैं, उसके दावों में दम नहीं है और उसके सबूत में दम नहीं है, तो वो दावे जो है उसकी कोई माने नहीं होंगे और वो दावा उसका रिजेक्ट हो जाएगा, कोर्ट उसकी पिटीशन को खारिज कर देगा। लेकिन फौजदारी में यानी अवामी कानून अगर लागू होगा तो अवामी कानून रियासत और अवाम के बीच के जो रिश्ते हैं उसको लागू करने के लिए, उसको अमल करने के लिए काम करेगा। जैसे मैंने आपको चोरी का एग्जाम्पल दे के बीच में रोक दिया था, वो मैं बताता हूं कि जब चोरी होगी और जिस व्यक्ति की बाइक चोरी हुई या गाड़ी चोरी हुई वो थाने गया, थाने में उसने कंप्लेंट लिखी और लिख के, या जो थाने में कांस्टेबल साहब हैं उन्होंने जो है उसको बताया, कांस्टेबल साहब ने लिखित में लिख ली। अब कांस्टेबल साहब या उसमें जो एसएचओ है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो क्या करेगा? वो एक आईओ नियुक्त करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तफ्तीशी अधिकारी जो है उसमें नियुक्त किया जाएगा और तफ्तीशी अधिकारी उसमें तफ्तीश करेगा। ठीक है, अब जब तफ्तीशी अधिकारी उसमें तफ्तीश कर रहा होगा तो उसमें पता चलेगा कि फला शख्स की गाड़ी यहां रात को खड़ी थी जैसे उसने बताया था और रात के बाद फला शख्स उसको ले गया है और उसको अब जो है जेल भेजा जाएगा जिसने बाइक चोरी की। क्या दीवानी के कानून में मुआहदे की गैर अमली पे क्या हम जेल भेज रहे थे? नहीं। लेकिन फौजदारी के कानून की गैर अमली पे, गैर अमल होने पर हम क्या कर रहे हैं? उसको जेल भेज रहे हैं। इसलिए अगर कोई अवामी कानून की गैर अमली होगी और वो फौजदारी का कानून है तो उसमें सजा हो सकती है और सजा देने वाली जो इंस्टीट्यूशन होगा वो रियासत होगी। इसी वजह से जब चोरी का मुकदमा होगा तो रियासत या हुकूमत जो है उसमें एक पार्टी होगी। जैसे जो चोर होगा, मुकदमा किसके नाम पे चलेगा? चोर अगर है तो ए वर्सेस स्टेट, अगर दिल्ली में हुआ है तो एनसीटी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हुआ है तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, तो ए वर्सेस ए बनाम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार बिहार। इस तरीके के मुकदमे जब भी लिखे जाते हैं तो ऐसे लिखे जाएंगे कि अगर कोई फौजदारी या अवामी कानून के खिलाफ वर्जी हुई तो उसमें जो मुकदमा दर्ज होगा उसमें रियासत या हुकूमत जो है उसका वो पार्टिसिपेट करती है, उसका रोल होता है। लेकिन निजी कानून में उसका कोई रोल नहीं होता, उसका रोल सिर्फ और सिर्फ सालिस यानी आर्बिट्रेटर, फैसला करने वाले का होता है। अवामी कानून में उसको पार्टी माना जाता है, रियासत और हुकूमत को, लेकिन निजी कानून में उसका रोल सालिस का है, यानी फैसला करने वाले का है। बात समझ में आ गई? आप लोग को बात समझ में आ रही है या मैं खाली बोलता चला जा रहा हूं, आप लोग सुनते चले जा रहे हैं? जैसे ट्रेन है, पटरियों के ऊपर से गुजर रही है और गुजर रही है और वक्त भी गुजर रहा है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और जो है आप लोग कहेंगे कि सर ने तो पढ़ा दिया, लेकिन एग्जाम में भी लिखने की जरूरत है। तो पहली चीज, अवामी कानून क्या है? जो अवाम और रियासत के बीच में ताल्लुक को जाहिर करे। ठीक।
दूसरी चीज, अवामी कानून में जो सरकार है, रियासत है, हुकूमत जो है वो एक पार्टी होती है, लेकिन निजी कानून में हुकूमत और या रियासत पार्टी नहीं होती। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उसका सिर्फ एक रोल होता है सालिस यानी आर्बिटर का रोल होता है, फैसला करने वाले का रोल होता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अवामी कानून में जो अवाम का नुक्ता नजर है, अवाम के क्या रूल्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या राइट्स होंगे, ये अवामी कानून में लिखा है। और ये अवामी कानून की जो शाख है इसको बोलते हैं आईनी कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एक अवामी कानून है, आईनी कानून भी शाख है किसकी? अवामी कानून की। बात समझ में आ रही है? भारत का आईन कब बना? 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ, बन के वो तैयार था 26 नवंबर 1949 को। तो आईनी कानून जिसके तहत आपके हुकूक जो है दर्ज है, आपके क्या हुकूक होंगे वो जो दर्ज है वो आईनी कानून में है। और वो अवाम, पूरी अवाम के लिए है, जो भारत की अवाम है उनके लिए है। और जो भारत की कुछ अवाम नहीं भी है उसके लिए भी कुछ कानून को में उनको दिया गया है। जैसे कोई फॉरेनर्स है, दूसरे देश से आते, उनको भी जो है कुछ हक मिले हुए हैं भारत के आईन के अंदर, ठीक। तो ये सारे जो कानून है वो अवामी कानून है। अब आप कहोगे कि निजी कानून क्या है सर? निजी कानून का क्या एग्जाम्पल होगा? हक तलफी का कानून है, किसी का हक मार लिया या किसी को कोई चोट पहुंचा दी, डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना है। एक शख्स है, उनके घर में किसी को चोट लगी है, डॉक्टर साहब के पास वो लेके गए अस्पताल में, डॉक्टर साहब ने चोट थी सीधे पैर में, जोड़ दिया उल्टा पैर। अब बताइए क्या होगा मामला? या डॉक्टर साहब से कहा कि भाई सर्जरी करनी है पेट की, डॉक्टर साहब ने उसमें रुई छोड़ दी पेट में, कैंची छोड़ दी, टॉवल छोड़ दी, जिससे खून साफ कर रहे थे वो तौलिया ही अंदर छोड़ दी। अब बताइए डॉक्टर साहब के खिलाफ जो मुकदमा होगा वो कैसे होगा? फिर एक तो नेग्लिजेंस का मुकदमा तो फौजदारी में चल ही सकता है, दीवानी में ये मुकदमा चलेगा और इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप हक तलफी या किसी के हक था कि भाई उनका ऑपरेशन होना चाहिए था सही, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसमें मुकदमा चलेगा, ठीक। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर साहब जो है, जो ऑपरेशन करें वो ऑपरेशन इस तरीके से करें कि जो मरीज है उसको नुकसान ना हो, उसकी जिम्मेदारी थी। अगर मरीज का ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है तो अब बताइए डॉक्टर साहब पे केस कौन करेगा? कौन कौन व्यक्ति केस कर सकता है डॉक्टर साहब पे? एक सिचुएशन ये हो गई, ये बताइएगा। पहली, दूसरी सिचुएशन, एक शख्स की बाइक चोरी हुई और बाइक चोरी होने के बाद उसके पड़ोस के किसी व्यक्ति ने मुकदमा कर दिया, थाने में जाके कंप्लेंट कर दी, तो क्या वो हो सकती है दोनों चीजें? इस चीज को अगर आपने बता दिया तो आपको समझ में आएगा अवामी कानून और निजी कानून में क्या फर्क है। यानी अगर किसी शख्स का ऑपरेशन सर्जन ने ठीक से नहीं किया है तो उसका मुकदमा वो खुद और उसके परिवार के लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स की यहां चोरी हुई है, उसकी कंप्लेंट कोई भी शख्स कर सकता है, क्योंकि चोरी बड़ा अपराध है और समाज को हिला देने वाला अपराध है। क्योंकि चोर अगर खुला घूमता रहेगा तो वो कल किसी दूसरे शख्स के यहां चोरी कर सकता है। लेकिन आप कहोगे फिर डॉक्टर साहब भी तो अगर खुले घूमते रहे तो किसी और के पेट में जो है कैंची छोड़ सकते हैं, ठीक। तो डॉक्टर साहब का जो मसला है वो नेग्लिजेंस का मामला है, नेग्लिजेंस का मामला है। उसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक्शन लेगी, लेकिन हक तलफी तो उन्होंने की है और हक तलफी के बुनियाद पे उन पे किया जाएगा, कंप्लेंट की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मामले में अवामी कानून जो है, अवामी कानून में रियासत एक भागीदार का रोल अदा करती है। रियासत क्या करती है या हुकूमत क्या करती है या स्टेट जो है वो क्या करता है? स्टेट का एक अहम रोल होता है कि वो तफ्तीश में पार्टिसिपेट करे, वो जो गुनाहगार हैं उनका बयान रिकॉर्ड करें, और अगर वो ऐसा अपराध हुआ है जिसमें जेल भेजना अनिवार्य है क्योंकि वो जिसने जुर्म किया है वो किसी के बयान पलटवा सकता है डरा धमका के, तो उसमें उसको जेल भेजना अनिवार्य होगा।
या वो दूसरा कोई और बड़ा जो है क्या कहते हैं जुर्म कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको जेल भेजना जरूरी है। तो तफ्तीश करने के लिए रियासत का कोई कारिंदा आएगा, यानी कोई उसका ऑफिसर आएगा। तो ऐसे में रियासत बड़ा रोल प्ले करती है अवामी कानून में, लेकिन निजी कानून में उसका रोल सिर्फ और सिर्फ एक फैसला करने वाले का है, वो भी जज के जरिए। और अब जिस जमहूरी मुल्क में या जमहूरियत की बात होती है, तो जमहूरियत में आजाद अदलिया बड़ा अहम किरदार रोल अदा करती है। अगर आजाद अदलिया नहीं होगी, मान लेते हैं कि अगर अदलिया, पहले क्या होता था अंग्रेजों के जमाने में, जो जेलर था वही जज था। जेलर साहब ने या पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया तो अदालत भी जेल में ही लगती थी, और जो तफ्तीशी अधिकारी था वो भी जेल आता था। तो ऐसे में उनके बीच में साठगांठ हो सकती थी या हो सकती हुई होगी, ठीक, ऐसे केसेस में। तो आजाद अदलिया की जो बात है वो संविधान के आईन के 50वें अनुच्छेद में ये बात लिखी है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो अदलिया है, ये दो कानून लागू करने वाले और कानून को इंटरप्रेटेट करने वाली अदलिया जो है वो अलग अलग होंगी। एक ही शख्स के अंदर ये चीज नहीं, एक ही शख्स के पास ये ताकत नहीं होगी कि वो मुकदमा भी दर्ज करे और मुकदमे का फैसला भी करे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये दो अलग अलग लोग होंगे, ये दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन होंगे। जो मुकदमा दर्ज करने वाला इंस्टीट्यूशन है वो पुलिस होगी, और उस पर फैसला करने वाला जो इंस्टीट्यूशन होगा उसको बोलते हैं जुडिशरी। तो ये चीज समझने वाली बात है। कानून बनाएगा पार्लियामेंट, कानून साजी जो करेंगे वो पार्लियामेंट करेगी, उसको लागू करेगी एग्जीक्यूटिव, और उस पे कुछ हक तलफी अगर हुई है तो उस पर फैसला देगी जुडिशरी। तो आप समझिए कि ये तीनों अलग अलग लोग हैं। इसलिए आजाद अदलिया का होना यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बड़ा अहम किरदार अदा होता है ये जमहूरी मुल्क में। अगर आजाद अदलिया नहीं होगी तो फैसले जो हैं हुकूमत के, रियासत के हक में आएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप पेपर लिखें, आंसर आपसे पूछा जाए इंडिपेंडेंस जुडिशरी पे, आजाद अदलिया पे, तो आप इस चीज को जाहिर करें और अपने आंसर में ये लिखने की कोशिश करें कि जो अवामी कानून है या निजी कानून है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो वो है आजाद अदलिया, जो कि जो फैसले करे वो नाइंसाफी के फैसले जो है ना दे, उसके फैसले इंसाफ के हक पे हों और इंसाफ उससे जाहिर होता हो। खाली इंसाफ होना ही जरूरी नहीं है, इंसाफ का जाहिर होना भी जरूरी है कि इंसाफ हुआ है। ठीक है, ठीक। इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का मकासद क्या है? इसके जो महत्वपूर्ण मकासद यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो है ये है कि आप इस चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेंगे, और मुझे लगता है कुछ कुछ आपको समझ में आने लगा होगा कि अवामी कानून के माने और उसकी नौइयत आप वाज़ेह कर सकेंगे। और यही निजी कानून के साथ है कि निजी कानून के माने और नौइयत आप वाज़ेह कर सकेंगे। आईनी कानून का तसव्वुर आप समझा सकेंगे लोगों को कि आईनी कानून का क्या तसव्वुर है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे क्या कारण थे, और उसमें अवाम का क्या, अवाम के लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको मालूम होगी। तीसरा, इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो आपको मालूम होगा, इंतजामिया का क्या कानून है। जैसे अब पार्लियामेंट बन गई, पार्लियामेंट बनने के बाद एक कैबिनेट बनी, कैबिनेट मंत्री बने। आप लोगों को, मुझे याद है कि मैंने आपको बोला था कि नाम याद कर लीजिएगा सारे कैबिनेट मंत्री का, आप लोगों ने कर लिया होगा, होशियार लोग हैं, होनार लोग हैं आप लोग, आपने वो नाम याद कर लिए होंगे, कौन से मंत्री कौन सी कैबिनेट कौन सी मिनिस्ट्री के चार्ज देख रहे हैं। तो वो कैबिनेट अब किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ कानून का हुकूमत है, कानून का राज है। अब जब कानून का जो राज है या कानून की जो हुकूमत है, उसमें आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उसमें कानून के जरिए ही आप हुकूमत कर सकते हैं। मतलब आप कानून बनाएंगे और किसी शाख पे अगर कानून नहीं है, कोई ऐसी चीज है जिस पे कानून नहीं है, तो आप हुकूमत पहले कानून बनाएगी और फिर उस पे जो है लेजिस्लेट करेगी, आर्बिट्रेट वो करेगी, एडमिनिस्टर करेगी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कानून है। एडमिनिस्ट्रेशन का कानून का मतलब यह है, इंतजामिया का कानून, कि भाई शहर में नियुक्ति होनी है एसएसपी साहब की, तो ये कहाँ लिखा है? पुलिस एक्ट में। शहर में कितने एसएचओ होंगे, कि एसएचओ कौन बन सकता है, ठीक है, कांस्टेबल कौन बन सकता है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतजामिया का जो कानून है
वो आपको पता चलेगा, उसको आप उसका तसव्वुर पर आप बहस कर सकेंगे। फिर क्रिमिनल लॉ, आप लोग जानते हैं क्रिमिनल लॉ क्या होता है। क्रिमिनल लॉ यानी फौजदारी का जो कानून है उसको आप जो है उसकी तारीफ कर सकेंगे, डिफाइन कर सकेंगे, उसके माने वाजे कर पाएंगे कि क्रिमिनल लॉ क्या है। पब्लिक और प्राइवेट, अवामी कानून और निजी कानून का डिफरेंस, ये आप जो पिछले 10-15 मिनट से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अवामी कानून और निजी कानून, ये आप इसमें फर्क कर सकेंगे, दोनों में फर्क कर सकेंगे। तीसरा, जज का क्या रोल है, मतलब एक जज का भी रोल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले एक जज ने एक आदेश दिया, जज ने एक ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर पे कोई और सिमिलर केस आ गया, मतलब एक आदेश दे दिया कि भाई आज से 3 तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो अब 3 तलाक के जो केस होंगे वो शायरा बानो के केस से डील होंगे, ठीक है। या नान नक्फे का कानून है तो उस पे जो है शाबानो का जजमेंट था, तो ऐसे जितने केसेस थे उसमें शाबानो का केस लगेगा। तो जज का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जज किस तरीके से लॉ को प्रिस्क्राइब करता है। अब आप कहोगे कि सर आप तो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाने का, जज कैसे कानून बना रहा है? ठीक, सोचने वाली बात है। जज कैसे कानून बनाएगा? जज कानून ऐसे बनाएगा कि अगर उसके पास कोई मुकदमा आया, दावा आया और उस दावे में उसने कोई आदेश दे दिया, कोई ऑर्डर दे दिया, उससे मिलता जुलता कोई दूसरा केस आया, सेम सिचुएशन है, तो वो जो पुराना वाला जजमेंट है वो नजीर होगी अगले जजमेंट के लिए। अगर कोई दूसरा नुक्ता नजर पेश आता है तो वो आदेश को पलट सकता है पुराने वाले को। ठीक, एक जज की बेंच है, तो 2 डबल जज के पास जब वो मामला गया तो डबल जज की बेंच जो है, 2 जज की बेंच जो है वो 1 जज के आदेश को पलट सकती है। ठीक, 3 जज के बेंच जो है वो 2 जज के बेंच के आदेश को पलट सकती है। ठीक, जब मामले के ऐसी फहरिस्त बन जाए जिसमें आप समझ ही नहीं पाए, आदेश आने में दिक्कत हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसको बड़ी बेंच के लिए रेफर कर देते हैं कि आज से ये मामले की सुनवाई जो है बड़ी बेंच करेगी, क्योंकि ऐसे मामले फंसते चले जा रहे हैं। तो अब बड़ी बेंच की जज ने कह दिया कि राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है। एक केस आया जिसमें कहा गया कि आधार बनाना अनिवार्य है, मतलब जिम्मेदारी के कहा जाता है कि आधार बनेगा तो पता चलेगा कि हमें सोशल स्कीम्स में या अनाज वितरण में या मिड डे मील में कितने लोगों को जरूरत है कि अनाज मिलना चाहिए। ठीक है, सरकार की तरफ से। अब लोगों ने कार्रवाई उठाई, लोगों ने इस पे केस किया और कहा कि जो आधार की स्कीम है इससे लोगों की आंखों का और थंब का इंप्रेशन का डेटा लीक होने के चांसेस हैं। इसको बोलते हैं प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। तो अदालत ने इस पे फैसला दिया, 9 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, मौलिक हुकूक है। मतलब किसी का भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको जिम्मेदारी के साथ रखना पड़ेगा सरकार को, हुकूमत को, और उसको जो है शेयर नहीं करना होगा। मतलब वो किसी को आगे ट्रांसफर नहीं करेगी ऐसी इंफॉर्मेशन। ये आधार के जजमेंट में कहा गया कि ये मौलिक हुकूक है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है रेटिना की या थंब इंप्रेशन की, वो आप सरकार जो है किसी दूसरे को नहीं देगी। लेकिन होता क्या है, मेरा मोबाइल नंबर है और वो मेरे पास मोबाइल जो था सिम जो है वो उसका है, कंपनी थी एयरटेल की। एक दिन जियो वालों का फोन आता है कि सर आप क्या हमारे कंपनी में पोर्ट करना चाहते हैं अपना नंबर? मैंने कहा आपको बताइए नंबर कैसे मिला? बोले नंबर तो सर मिल जाता है। मैंने कहा आज तक मैंने जियो कंपनी में नंबर दिया ही नहीं है जो उनके पास नंबर मेरा पहुंच गया। इसका मतलब मोबाइल फोन आपका जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो सकती। ऐसे ही बैंक की डिटेल्स, ऐसे ही आधार की डिटेल्स अगर शख्स शेयर कर रही है कोई कंपनी, तो वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बेच के कुछ वो पैसा ले रही दूसरी कंपनी से। इसीलिए ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। ठीक है, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुत्तास्वामी के केस में दिया था और कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। ये मौलिक अधिकार है कि किसी शख्स की जो पर्सनल शिनाख्त है उसको जाहिर ना किया जाए, मतलब उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर ना किया जाए।
इसी तरीके से मतलब ये जज का जो रोल है, जज का क्या क्या रोल और हो सकता है। जज का रोल था, एक जजमेंट था PUCL का, उसमें भी जज का एक बड़ा अहम रोल था, जज ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। और उसमें कहा गया कि जो इसमें इलेक्शन में लोग खड़े जो होते हैं उनको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी कि उनके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है। और अभी आपको मालूम होगा कि एक जजमेंट आया जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसा लिया था पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो चंदे का जो ब्यौरा था वो पूरा जाहिर करना पड़ा। तो ये सारी चीजें जज का रोल था। जज का कितना अहम रोल है, आजाद अदलिया का कितना बड़ा रोल है एक जमहूरी मुल्क में, कि वो कैसे नजीर बना सकता है आने वाली सिचुएशंस के लिए। इसी तरीके से विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, जिसमें कुछ और राजस्थान में एक फैक्ट्री में औरत के साथ जो है बदसलूकी हुई ऑफिस के स्पेस में उसके साथ, तो उसके लिए जज ने एक कानून बनाया और वो लगातार 20 साल तक नजीर बन के रहा जब तक कानून नहीं बना। और कहा गया कि किसी औरत के साथ उसके ऑफिस स्पेस में बदसलूकी नहीं होगी। वो केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर एक केस सुप्रीम कोर्ट का है, अभी हाल फिलहाल में भी एक सुप्रीम कोर्ट का इससे मिलता जुलता जजमेंट आया है, वो केस 1991 का है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इंदिरा साहनी 1। ये आपकी बुक में मिल जाएगा। ये सारे केसेस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपकी बुक में है इंदिरा साहनी 1 और इंदिरा साहनी 2। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति जो है, कास्ट जो है, वो एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होगी किसी भी कास्ट को ओबीसी में आने के लिए। मतलब अगर कोई किसी जाति से है तो उसका, या किसी कास्ट से है, उस कास्ट वो खाली एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, एकमात्र ही कंपोनेंट नहीं है कि उसको बैकवर्ड माना जाए। उसके साथ साथ उसका जो है माशी तरक्की जो है, माशी तरक्की उसको, उसके समाज को हुई है या नहीं हुई है, ये भी देखना जरूरी है। यानी अगर कोई जाति पिछड़ी है तो उसको पिछड़ा कैसे माना जाएगा, तो पहले तो देखा जाएगा कि जाति पिछड़ी है, उसके साथ साथ कि उसकी क्या माशी तरक्की हुई है या समाजी तरक्की हुई है या नहीं। दोनों चीजें अगर मिलती हैं तभी उस जाति को ओबीसी की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। और क्रीमी लेयर होना ये बहुत जरूरी है, जो कि अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सब क्लासिफिकेशन होगा। ये भी जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है जिसमें जज ने नजीर बनाई है। और जज ने कहा है, जजेस बैठे थे इसमें, और उसमें कहा गया कि सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में हो सकता है। आप पूछेंगे सर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्या होते हैं? भारत के संविधान में शेड्यूल्ड है, मतलब भारत के संविधान के तहत और कुछ कास्ट को शेड्यूल किया गया है और उनके साथ जो है सालों साल से जो है उत्पीड़न हो रहा था, उनका बहिष्कार हो रहा था, समाजी बहिष्कार हो रहा था। इस वजह से उन कास्ट को शेड्यूल कास्ट में रखा गया है। और कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ आबादी ऐसी है, जनजातियां ऐसी हैं जिनको हमने ट्राइब के अंदर रखा है, तो उनको हमने नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में और सरकारी स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमने उनको रिजर्वेशन दिया है, आरक्षण देने का काम किया है, ताकि जो है उनको फायदा हो। ये केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए था, लेकिन मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया उसके बाद ये ओबीसी में भी लागू होने लगा। अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी में भी लागू होने लगा। तो जब ओबीसी में ये बात लागू होने लगी तो इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, उसमें कहा कि किसी जाति को अगर आपने ये मानना है कि वो पिछड़ी है तो आपको क्या देखना होगा, उसकी समाजी और माशी हैसियत भी देखनी पड़ेगी। क्या माशी और समाजी तरक्की उन्होंने की है या नहीं। जाति अगर पिछड़ी है तो उसमें 2 चीजें ये देखनी पड़ेंगी कि पहले तो माशी और समाजी तरक्की उन्होंने की है या नहीं की है। अगर वो की है, अगर उन्होंने वो की है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, लेकिन माशी और समाजी तरक्की अगर नहीं हुई है तो वो ओबीसी कैटेगरी में आ सकते हैं। ये बात इंदिरा साहनी के केस में बोली गई। तो जज का एक बड़ा रोल है नजीर बनाने के लिए। जो उसके आदेश हैं, जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जिसमें 5 जजेस का बेंच, 7 जजेस का बेंच, 9 जजेस का बेंच, हाईएस्ट एक केस में 13 जजेस बैठे। उस केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो इसमें 13 जजेस एक साथ बैठे थे। 7 ने कहा था, एक फेवर की बात बोली थी और 6 ने एक तरफ की बात बोली थी। 7:6 का रेशियो था। 7 एक तरह की बात कर रहे थे, 6 एक तरह की बात कर रहे थे।
ठीक, तो ये एक लार्जर बेंच के लिए रेफर होता है मैटर। कोई भी मसला जहां फंस जाता है, एक आदमी एक जज नहीं दे पा रहा है तो वो कहता है कि इसको लार्जर बेंच के लिए करो। लेकिन कुछ मामले संवैधानिक विश्लेषण के होते हैं जिसमें आइन के इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे केसेस में वो मामला 5 और उससे अधिक बेंच के जजेस के पास जाता है। यानी उन मामलों में 5 जजेस बैठेंगे या उससे ज्यादा बैठ सकते हैं। ठीक, तो जज का बहुत अहम योगदान है या रोल है एक नजीर बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब अवामी कानून जो है बुक में भी देख लीजिए, थोड़ा धीरे और उर्दू में बताएं प्लीज। अच्छा, ठीक है। अवामी कानून की जो शाख है उसमें पहली शाख जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी आईनी कानून है। ठीक है, आईनी कानून जो है आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, तो ये पहली शाख जो है अवामी कानून की वो आईनी कानून है, जो मैं आपको बता रहा था कि आईनी कानून हमारे यहाँ भारत में जो आईनी कानून है उसकी जिम्मेदारी है। पहला पेज अगर आपने पढ़ लिया हो प्रीएम्बल और याद कर लिया हो, जो मैं पिछले कई क्लासेस से बोल रहा हूं, अगर आपने याद किया हो तो उसमें ये दर्ज है कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं। भारत को हम सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अवामी आईनी कानून की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है वो ये है कि हम जो है, हमारा जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या होगा, वो सोवरेन होगा, खुद मुख्तार होगा, वो सोशलिस्ट समाजवाद होगा, उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर, किसी एक मजहब को जो है तरजीह नहीं दी जाएगी, सब मजहब को एक बराबर नुक्ता नजर से देखा जाएगा। ठीक है, फिर हम जमहूरियत यानी डेमोक्रेटिक बनाएंगे, जमहूरी बनाएंगे, रिपब्लिक, उसके अंदर गणतंत्र होगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कोई भी व्यक्ति जो इलेक्शन जीत के आएगा उसको ये इख्तियार है कि वो हुकूमत कर सकता है। उसके बाद ये हम लोग ये और जो हमारा सेटअप होगा वो फेडरल होगा। फेडरल का मतलब क्या होता है कि पावर, जैसे मैंने बताया कि 3 पिलर्स हैं, पहला पार्लियामेंट, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। इन तीनों का अलग अलग काम है। पार्लियामेंट कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव लागू करेगी, ये उसको जो है देखेगी कि हक तलफी तो किसी की नहीं हुई है, इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेगी। तो ये तीनों के अलग अलग है। इसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल है, एक इस लाइन पे है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल लाइन पे भी डिवीजन है, यूनियन गवर्नमेंट का डिवीजन है। यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, यानी भारत सरकार के पास पावर है और राज्य सरकारों के पास पावर है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? फेडरल स्ट्रक्चर। तो जब ये पावर का जो डिवीजन है, ये भी आईन में लिखा है कि भारत सरकार किन मुद्दों पे, किन मसलों पे कानून बना सकती है और राज्य की सरकारें किन मसलों पे कानून बना सकती हैं। ठीक है, और अगर कोई मसला दर्ज नहीं है तो उस पे जो है भारत सरकार कानून बनाएगी। लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जिसपे दोनों लोग कानून बना सकते हैं। जैसे कोविड का मामला था, कोविड आया, अब किसी को मालूम नहीं था कि कोविड आएगा तो क्या करना होगा, तो हर सरकार ने अपने अपने कुछ नॉर्म्स बना दिए, रूल्स बना दिए कि जो कोई भी निकलेगा वो मास्क लगा के निकलेगा, जो है 1-1 मीटर की दूरी पे रहेगा, सैनिटाइजर लेके चलेगा, हाथ में हाथ मुंह धोता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्म्स बना दिया हर सरकार ने। लेकिन जब भारत सरकार ने कानून बनाया तो उन सबके जो बाकी सरकारों ने कानून बनाए थे उस कानून की अहमियत कम हो गई और ये कानून लागू हो गया जो भारत सरकार ने बनाया। तो ऐसे मसले जो कंकरेंट लिस्ट के मामले हैं, जहां पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, ऐसे में अगर भारत सरकार कोई कानून ले आई तो राज्य की सरकार का कानून जो है उसकी अहमियत कम हो जाएगी और उसकी अहमियत नहीं बचेगी, ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का जो डिवीजन है, यानी पावर का जो डिवीजन वर्टिकल लाइन पे है, सीधी लाइन पे जो है, खड़ी लाइन पे, वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं,
वो डिवीजन उसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन। और ये कहां लिखा है? आईनी कानून में लिखा है, क्योंकि अवाम और जो रियासत है उसके बीच के रिश्तों की बात करता है कौन? आईन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इंतजामिया का कानून, अब इंतजामिया का क्या कानून है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंतजामिया है उनको किस तरीके से अपना काम करना है, उनका काम है, जैसे कानून बना दिया, अब उसमें जिम्मेदारी दी गई कि पुलिस ऑफिसर जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर दर्ज करेगा अगर कोई जघन्य अपराध होगा, कोई बड़ा जुर्म हुआ तो उसमें तुरंत वो एफआईआर लिखेगा। अगर बड़ा अपराध नहीं है, 2 साल से कम की सजा है, तो उसमें वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, उसके बाद दर्ज करेगा एफआईआर। ठीक, तो ये जो इंतजामिया के लिए कानून है इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और ये भी अवामी कानून की एक शाख है। बात समझ में आ गई? आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ तो लिख रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं और कुछ खाली देख रहे हैं। मदरसा नूरुल उलूम में कुछ एक शख्स है आगे बैठे, सिर्फ हाथ पे पैर और हाथ को बंद करके बैठे हुए, लेकिन वो लिख नहीं रहे हैं जनाब, और नहीं लिख रहे हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे हैं जानने की। आप ये समझ लीजिए कि आपका, मुझे लगता है आधा काम हो गया है, मतलब आधे वकील आप बन जाएंगे जब ये पूरा। हाँ, अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि जो आसपास आपके मामले शुरू देखें आप, चोरी चकारी, उसमें जो है आप एफआईआर दर्ज करवा सकें, आप बता सकें भाई दीवानी का मामला है कि फौजदारी का मामला है। अब आप आधे वकील हो चुके हैं, आप ये समझ लीजिए। और किसी रोज भी आप मिल गए तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, भाई हाँ भाई बताइए, अगर ऐसा ऐसा मामला हो गया तो क्या होना चाहिए? सलाह लेंगे आपसे लोग, और आपको सलाह देने के पैसे मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। खैर, फौजदारी कानून। अच्छा, फौजदारी कानून को आप ऐसे समझिए कि फौजदारी कानून को अवामी कानून की शाख इसलिए माना जाता है क्योंकि अवाम और रियासत, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है अवाम के हुकूक को सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की। अब अवाम जो है अवाम जो है उसकी यहां चोरी हो गई, मतलब किसी फर्द के यहां चोरी हो गई, तो अब उसमें रियासत का क्या? रियासत की तो बदनामी होगी कि भाई हमारे रहते हुए, पुलिस के रहते हुए चोरी कैसे हो रही है। तो इसी वजह से फौजदारी कानून में हमेशा रियासत एक पार्टी की तरह काम करती है। दो लोगों के बीच में मुआहदा होगा तो उसमें अवाम, रियासत नहीं आएगी, यानी पुलिस नहीं आएगी, वो तो उनके अपना मामला था, तो उसके लिए वो दीवानी की अदालत में जाएंगे। लेकिन फौजदारी का कोई मामला है, किसी ने फ्रॉड किया, फर्जी कागजात बना लिए, किसी ने जो है फर्जी वसीयत बना ली, ऐसे मामले जो हैं वो फौजदारी के कानून में आएंगे। क्यों? क्योंकि जो शख्स किसी एक आदमी के साथ ऐसा कर सकता है तो अगले आदमी के साथ भी ऐसा कर सकता है, समाज के लिए उससे नुकसान है। इसीलिए जो अवामी कानून है वो समाज और हुकूमत के बीच के जो रिश्ते हैं और नुक्ता नजर जो है उसको पेश करने का काम करता है अवामी कानून। और उसमें जाब्ता कोड भी है, जो दीवानी का कानून है तो दीवानी जाब्ता प्रोसीजर भी बताता है कि भाई प्रोसीजर किस तरीके से सजा मिलेगी। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि उसमें सजा कैसे मिलेगी, और अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, किसी फर्द को गिरफ्तार कर लिया तो उसको बेल कैसे मिलेगी। तो ये दोनों चीजें जो हैं फौजदारी के जाब्ता कोड में है, और फौजदारी का जाब्ता कोड और फौजदारी कानून दोनों क्या है? अवामी कानून है। तो आप ये समझिए, कोई आपसे पूछे कि अवामी कानून की क्या क्या शाखें हैं, तो पहला तो आप बताएंगे आईनी कानून, दूसरा आप क्या बताएंगे? दूसरा आप बताएंगे इंतजामिया कानून, तीसरा आप बताएंगे फौजदारी कानून। बात समझ में आ गई? तो आपको ये क्लैरिटी हो गई, ये आपको अब आपको समझ आने लगा कि अवामी कानून जो है उसकी जो इंपॉर्टेंट शाख है वो है आईनी कानून, इंतजामिया कानून और फौजदारी कानून। अब आपसे सवाल पूछे कोई, बताइए कि अवामी कानून क्या है और उसकी कितनी शाखें हैं, तो आप बताएंगे कि अवामी कानून वो है जो किसी फर्द और हुकूमत के बीच के रिश्ते को बताता है।
और उसमें हुकूमत जो है एक पार्टी की तरह काम करती है। और उसकी जो शाख है वो क्या क्या है, पहली शाख जो है उसकी आईनी कानून है, दूसरी शाख जो है उसकी आपकी इंतजामिया कानून है, और तीसरी शाख जो है वो आपका फौजदारी कानून है। ठीक, फौजदारी कानून और फौजदारी ज़ाब्ता कोड। तो ये इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, या 3 नंबर का सवाल होगा तो 3 नंबर मिलेंगे अगर आपने ये लिख दिया। फिर आपसे पूछा जाएगा निजी कानून क्या है। निजी कानून क्या है? जो अवामी कानून नहीं है वो निजी कानून है। पहला फर्क तो आप समझ लीजिए, बात समझ में आ रही है? जो अवामी कानून नहीं है वो निजी कानून है। जैसे मुआहदे का कानून, जैसे मुआहदे का कानून, जैसे आपका नानकफे का कानून, विरासत का कानून, ठीक, गोद लेने का कानून। ये सारे जो कानून हैं, ये जो सारे कानून हैं जिसमें दो निजी लोगों के बीच के रिलेशनशिप को जाहिर करे कोई कानून, तो उसको बोलते हैं निजी कानून। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कंपनी कैसे बनाई जाती है? कोई कंपनी बनेगी, या 2 दोस्त हैं या 3 दोस्त हैं, उन्होंने मिलके एक पार्टनरशिप बना ली, कैसे बनेगी वो? आप क्या करोगे? आप दर्ज करोगे कि भाई मैं ABC मिलके एक कंपनी बनाना चाहते हैं। ठीक, तो ABC मिलके जाएंगे और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करेंगे। कंपनीज का कानून है 2013 का, उसके तहत जाएंगे रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार के पास, और उसको दर्ज कर लेंगे। अब उसमें 3 लोग थे, A, B और C। A और उस कंपनी का नाम रखा गया ABC कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। अब A जो है वो चाहता है इस कंपनी से कुछ पैसा लेना, ABC से, या उसने जो एक कंपनी है उसमें उसके कुछ पैसे फंस गए। तो अब A जो मुकदमा करेगा वो A वर्सेस ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा करेगा। बात समझ में आ गई? कोई शख्स अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? जैसे A है, A अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर होने के लिए किसी प्रॉपर्टी का इस आदमी से दूसरे आदमी की जाने के लिए 2 शख्स का होना जरूरी है। अब जब 2 शख्स नहीं होंगे तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? नहीं। लेकिन एक शख्स A है और उसने एक कंपनी बना ली, A कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तो वो इस कंपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। आ गई बात समझ में? और कंपनी का पूरा अलग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि कंपनी अलग एक एंटिटी है। कंपनी एक जो है नेचुरल अननेचुरल शख्स है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे ही पार्टनरशिप है। कुछ लेडीज ने मिलके, कुछ लड़कियों ने मिलके जो है एक अपना स्टोर शुरू कर लिया, फैशन डिजाइनिंग, कपड़े बनाने का, कपड़े सिलने का। अब उस स्टोर में एक के बीच में जो है कुछ परेशानी शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा शेयर है वो आप दो। तो वो लेडी जो है वो केस करेगी किस पे? उस कंपनी पे जो उन्होंने बनाई थी, और उससे वो अपना हर्जाना लेगी। तो ये जो है इसमें रियासत आ रही है कहीं बीच में? हुकूमत आ रही है? नहीं। तो ये निजी कानून है, ये अवामी कानून नहीं है। ऐसे सारे मामले निजी कानून के तहत आएंगे। बात समझ में आ गई? और अब इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज है। अब आप अगर स्क्रीन पे आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे 2 अल्फाज आएंगे। यह है इन पर्सोनम और इन रेम। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अवामी कानून जो है वो इन रैम है। इन रैम पूरी दुनिया के अगेंस्ट मुझे वो कानून, अवामी कानून जो है वो हक देते हैं। यानी मेरी बाइक है तो वो मेरी बाइक है पूरी समाज के अगेंस्ट, वो मेरा राइट है। लेकिन अगर बाइक चोरी हुई तो वो पूरे समाज के लिए खतरा था। किसी दूसरे व्यक्ति की भी बाइक चोरी हो सकती है। तो ये अवामी कानून के जो असल सारी चीजें होती हैं वो इन रैम होती हैं, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होती हैं। पूरी दुनिया के खिलाफ जाके भी आपको वो राइट मिलेगा। इन पर्सोनम का क्या मतलब है? इन पर्सोनम का मतलब यह है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया लेडीज वाला, कंपनी खोली गई और कंपनी में जो है किसी ने खिलाफ वर्जी कर दी। अब मुकदमा कौन करेगा? मुकदमा वो लेडी करेगी या पुलिस करेगी? वो लेडी करेगी जिसका हक मारा गया,
या सर्जन के खिलाफ मुकदमा कौन करेगा? अगर सर्जन ने कैंची छोड़ दी है तो उसका परिवार करेगा। तो ये हक किसके पास है कि मुकदमा करे? अगर वो समाज के पास है तो वो इन रैम होगा, और अगर किसी पर्सन के पास है तो इन पर्सोनम होगा। आ गई बात समझ में? ठीक, अगर वो अवाम के पास है मुकदमा करना और मुकदमे हुकूक को प्रोटेक्ट करना तो वो इन रैम होगा, और अगर वो किसी पर्सन के पास है तो वो इन पर्सोनम होगा। पर्सन का मतलब किसी फर्द के पास है, किसी अफराद के पास है, तो वो इन पर्सोनम होगा। बात समझ में आ रही है? कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? अब फर्क समझने की कोशिश करिए अवामी कानून और निजी कानून में। अब एक पूरी टेबल मेरे ख्याल से आपके इसमें है, चैप्टर में दे रखी है, बुक में है। उसकी जो उर्दू है उसका उर्दू ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुआ है। आप लोग बोल रहे हो ना कि बुक पे देख लीजिए, तो बुक में असल में कुछ ट्रांसलेशन शब्द जो है वो ठीक नहीं है। जैसे जज की जगह जू लिखा था, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसका उन्होंने लिटरल मीनिंग उठा लिया है। एक टेबल होगी, उस टेबल को आप याद अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। पूरे नंबर आपने मिलने हैं, फिर आपको कोई आपको फिर फुल मार्क्स रोकने से नहीं रोक सकता। टीचर खुद ब खुद लिख देगा कि ये इनको नंबर जो है पूरे मिलने चाहिए। ये टेबल आपके सामने आ गई है, अवामी कानून और निजी कानून के बीच में फर्क। ठीक, पहला जो फर्क आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है इट डील्स विद मोर इश्यूज दैट अफेक्ट द जनरल पब्लिक। अवामी कानून नाम से ही समझ में आ रहा है, अवाम के जो मसले हैं उसको डील करेगा। ठीक, जो अवाम के मसले हैं, और उसमें कोई दो फर्द भी हो सकते हैं, एक फर्द भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। अरे कंपनी के चोरी हो गई तो कंपनी भी तो मुकदमा कर सकती है ना, अपने किसी मैनेजर के से करवा सकती है। और उसमें जो है रियासत और हुकूमत का हिस्सेदारी होगी, मतलब वो भी एक पार्टिसिपेटरी रोल प्ले करेगा। पार्टिसिपेटरी रोल भी प्ले कर सकता है और एक अहम रोल भी प्ले कर सकता है। और निजी कानून क्या है? उसका जो फोकस है, निजी कानून का जो फोकस है वो इंडिविजुअल्स पे हो, किसी फर्द पे होगा, निजी अफराद पे होगा, कारपोरेशन पे होगा, और उनका जो असर है वो सिर्फ और सिर्फ अफराद और निजी कारपोरेशन तक ही सीमित है, महदूद है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो एक महत्वपूर्ण है अवामी कानून में। अवामी कानून में जो दूसरा है उसका मकसद जो है वो ये है कि जो हुकूक है उसको सरकार या हुकूमत जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद पार्टी बनेगी। The person concerned in public law therefore necessarily dissimilar, one of them being always that highly abnormal person which is called a state। मतलब समझो, सरकार जो है वो उसमें ये मेरे ख्याल से चैप्टर वो लगा दीजिए, वो हट गया, यही है टेबल, नहीं ये नहीं है। सरकार जो है उसमें रोल प्ले करेगी, और सरकार ऐसा रोल प्ले करेगी कि वो हुकूक को बचाने के लिए, लोगों के या अफराद के हुकूक को बचाने के लिए एक पार्टी बन जाएगी किसी अवामी कानून में। ठीक है। लेकिन निजी कानून में दोनों लोग होंगे, दो शख्स होंगे जिनके बीच में केस होगा। ठीक है, दो शख्स होंगे जिनके बीच में मुकदमा होगा। बात समझ में आ गई? अवामी कानून में स्टेट यानी हुकूमत जो है वो पर्सन ऑफ इनहेरेंस बन जाएगी। मतलब मुकदमा चोरी हुई एक के यहां, ठीक, एक के यहां अगर चोरी हो रही है तो मुकदमा किसको करना चाहिए था? ए को। तफ्तीश करती है सरकार, तफ्तीश करती है पुलिस, तो पुलिस जो है उसको इनहेरिट कर लेती है। मतलब पुलिस जो है
उसका जो है पूरा कस्टोडियन बन जाती है उस केस का, और पूरी जिम्मेदारी के साथ तफ्तीश करती है, और तफ्तीश में अगर दावा सही साबित होता है तो चार्जशीट दाखिल करती है अदालत में। ठीक, लेकिन निजी कानून में जो हुकूमत है उसका रोल सिर्फ सालिस यानी आर्बिटर का है या फैसला करने वाले का है। निजी कानून में जो रोल है वो सालिस का है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट सुनिए, चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है कि जो अवामी कानून है उसमें हुकूमत जो है वो एक तफ्तीशी रोल तो अदा करेगी, उसके साथ साथ एक पार्टी भी बनेगी जो कि हुकूक और जो किसी के ड्यूटीज है उसको भी बाइफरकेट करेगी। राइट, ठीक, मतलब वो बताने की कोशिश करेगी अवाम का जो मसला था वो अवाम का मसला नहीं बल्कि एक हुकूमत के खिलाफ जाके किसी ने काम किया है। ये जाहिर होगा अवामी कानून के लागू होने से। और जैसा मैंने आपको बताया निजी कानून में हुकूमत का बस इतना रोल है कि वो फैसला करने तक है, मतलब वो फैसला करने तक ही आएगा। हुकूमत भी नहीं, आज़ाद अदलिया जो जुडिशरी है उस वो आएगी, जजेस आएंगे, वो रोल प्ले करेंगे। बाकी सब लोग अपने अपने दावे पेश करेंगे। ए कहेगा कि भाई हमने इतना पैसा दिया था, बी कहेगा नहीं नहीं हमने इतना पैसा दिया था। सब अपने अपने दावे और सबूत पेश करेंगे, उसके बुनियाद पे जो है ये जज फैसला लेंगे। तो इसमें जो रियासत का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ सालिस का है यानी आर्बिटर का है, यानी फैसला करने वाले का रोल अदा करते हैं। और आखिरी जो है इसमें आपको बताना होगा कि अवामी कानून की कितनी शाख है। तो अवामी कानून की शाख आपको मैंने बताई। अवामी कानून की जो शाख है वो है इंतज़ामिया कानून, आइनी कानून और जो है आपका फौजदारी कानून। और इसमें आपका जो निजी कानून है उसमें कितनी शाख है वो आप बताओगे कि इसमें जो हक तलफी के कानून है, आपका जो मुआहदे का कानून है, शादी का कानून है, तलाक का कानून है, जो निजी तौर पे किसी पे लागू होगा, जो दो फर्द हैं उन पे लागू होगा, वो जो कानून है वो निजी कानून के नुक्ते नज़र से आप देख सकते हैं कि ये निजी कानून के अंदर आएगा। ठीक, तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए आंसर लिखने के लिए 100%। अगर जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे होंगे तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा अवामी कानून और निजी कानून के बीच में फ़र्क जाहिर कीजिए। तो आपको ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये याद कर लीजिए। उसमें बड़े बड़े कोई अल्फाज नहीं लिखने होंगे, आपको यही बताना होगा कि फ़र्क क्या है। पहला फ़र्क तो ये है कि निजी कानून में 2 शख्स होंगे, 2 फर्द होंगे या कारपोरेशन हो सकती है, और अवामी कानून में आप बताओगे कि इसमें जो है कंप्लेनेंट तो कोई शख्स हो सकता है लेकिन सरकार भी एक अहम पार्टी रोल करती है। इसमें आप बताओगे निजी कानून में कि रियासत का रोल या हुकूमत का रोल सिर्फ और सिर्फ फैसला करने वाले या सालिस का है। यहाँ पे वो एक इनहेरेंट इंसिडेंट ऑफ इनहेरेंस बन जाती है और वो एक अहम पार्टी बन जाती है उस केस में। फिर आप बताओगे कि इसमें अगर कोई मामला है, इसमें आप बताओगे इसकी शाख क्या क्या है। तो शाख में आप बता दोगे कि आईनी कानून, इंतज़ामिया का कानून और आपका जो फौजदारी का कानून है। इधर आप बता दोगे कि जो तलाक के कानून है, शादी के कानून है या हक तलफी के कानून है, ये सारे कानून जो है निजी कानून की शाख हैं। ठीक, तो ये 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरे 2 आप ये बता दोगे कि अगर इसमें जो हुकूक है उसको प्रोटेक्ट करने का काम रियासत का होता है, इस वजह से वो पार्टी बनता है। यहाँ पे जो शख्स है जिसके साथ खिलाफ वर्जी हुई है वो अपने हुकूक के लिए खुद दावे पेश करता है अदालत जाके। तो ये जो है आप इस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे और आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, और हमारा मेन मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए और अच्छी मेहनत से पढ़ाई करें। ठीक, तो यहाँ चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। कोई सवाल आप लोगों के हो, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल सब्जेक्ट था, चैप्टर था, इसमें आप लोग हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसा हो कि नहीं समझ में आए, तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल आप लोगों के बीच में है, जो चीज़ आपको जो अल्फाज, कोई अल्फाज ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, इन रैम इन परसोनम ना समझ में आया हो, या
आपको ये समझ में ना आया हो कि अवामी कानून और फौजदारी कानून के बीच में, अवामी कानून और निजी कानून के बीच में क्या फ़र्क है, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आईनी कानून के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो उसमें आपको और अच्छा लगेगा, आपको ये महसूस होगा कि हमारे क्या हुकूक हैं आईन में, ये आपको मालूम हो जाएगा अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में। लेकिन आपके जो पिछले चैप्टर हैं उसका भी रिवीजन आप लगातार करते रहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। एग्जाम मेरे ख्याल से आपका अक्टूबर में है, तो जो है उसके लिए आप जो है ध्यान रखिए कि आप जो है लगातार मेहनत करें, हर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा मुकर्रर कर लें कि भाई हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें हम उतनी मेहनत करें जितनी की ज़रूरत है। तो ये उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स बन जाएंगे अच्छे, आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी। अब परसेंटेज अच्छी आएगी तो आपको फ़ायदा होगा, 100% आपको जो है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में भी उसमें फ़ायदा होता है। खैर उसके लिए एंट्रेंस तो होता ही होता है, लेकिन मिनिमम परसेंटेज चाहिए होती है हर यूनिवर्सिटी में, ठीक। कहीं 60 है, कहीं 50 है, कहीं 55 है, कहीं 70 है, लेकिन आपकी जो है मिनिमम परसेंटेज अच्छी होगी तो भी आप जो है यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको जो है बैठना पड़ेगा, किताब से पढ़ना पड़ेगा। जी हेलो, आप लोग कुछ कह रहे थे क्या? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, जामिया फातिमा जहरा ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जी पूछिए। आप लोगों का कोई सवाल है जामिया नूरुल उलूम का? आप लोग जा सकते हैं, आप लोग का क्लास खत्म हो गया, जो जिनको सवाल है वो रुक जाए।